अरस्तु के राज संबंधी विचार। इसमें सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे राज्य सर्वोच्च समुदाय के रूप में है। राज्य इसलिए सर्वोच्च समुदाय है कि इसका लक्ष्य ही सर्वोत्तम है और वह है अपने सदस्यों के जीवन को शुभ बनाना। राज्य अपने नागरिकों को सद्गुणी जीवन की प्राप्ति के लिए तैयार करता है। जहां अन्य संस्थाएं मनुष्य को आंशिक रूप से आत्मनिर्भर बनाती हैं, वहां राज्य उसे पूर्ण रूप से स्वावलंबी बनाता है। प्रत्येक अन्य समुदाय का उद्देश्य किसी विशेष एवं निरंतर शुभ की प्राप्ति करना है, जबकि राज्य का उद्देश्य परम शुभ और संपूर्ण विकास को प्राप्त करना है। अतः राज्य अपने समुदायों की तुलना में परम श्रेष्ठ और सर्वोच्च संस्था है। राज्य मनुष्य से पहले। अरस्तु का यह भी कहना है कि राज्य मनुष्य से पहले है। सतही तौर पर अरस्तु का यह कथन विचित्र सा प्रतीत होता है, क्योंकि राज्य का जन्म मनुष्यों के द्वारा हुआ है। व्यक्तियों के अभाव में राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जब केवल मनुष्य के हित के लिए ही राज्य का जन्म हुआ है, तब राज्य मनुष्य से पहले कैसे हुआ? यह भी अरस्तु स्वयं बतला चुका है कि ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से आरंभ में व्यक्तियों से मिलकर परिवार बने, परिवारों से ग्राम और ग्रामों से राज्य। इस तरह कालक्रम की दृष्टि से व्यक्ति पहले है और राज्य सबसे अंत में। तब यह मानना कि राज्य मनुष्य पहले है या व्यक्ति का पूर्वगामी है, इससे क्या तात्पर्य हो सकता है? वास्तव में अरस्तु के उपरोक्त कथन को ऐतिहासिक दृष्टि से नहीं लिया जाना चाहिए। वह मनोवैज्ञानिक एवं तर्क सम्मत संबंध की दृष्टि से राज्य को व्यक्ति का पूर्ववर्ती मानता है। उसका तर्क है कि राज्य एक समग्रता है और व्यक्ति उसका अंग है, अर्थात राज्य और व्यक्ति का वही संबंध है जो शरीर का उसके अंगों से होता है। चूंकि समग्र पहले आता है और अंग बाद में, इसलिए इस सादृश्य के आधार पर राज्य पहले का हुआ। यदि व्यक्ति को राज्य से विलग कर दिया जाए तो वह स्वावलंबी नहीं हो सकता। व्यक्ति का राज्य से पृथक कोई महत्व नहीं है। जो व्यक्ति राज्य अथवा समाज के बिना रह सकता है और अकेला होने पर भी स्वावलंबी हो सकता है, वह अरस्तु की शब्दावली में या तो पशु है अथवा देवता। इस प्रकार राज्य एक जैविक इकाई है, अतः उसकी अवयवी समग्रता व्यक्ति से पूर्ववर्ती होनी चाहिए। राज्य अंतिम एवं पूर्ण संस्था। राज्य अंतिम एवं पूर्ण संस्था। अरस्तु नगर राज्य को मानव समाज का सर्वोत्तम समुदाय और मनुष्य का अंतिम लक्ष्य मानता है। परिवार और ग्राम के बाद राज्य में मानव के विकास लक्ष्य की प्राप्ति होती है। अरस्तु के अनुसार नगर राज्य के बाद राज्य का कोई अन्य कार्य नहीं रह जाता। उसकी दृष्टि में वह सामाजिक विकास का चरम रूप है।
परिवार से आरंभ होने वाला विकास नगर राज्य के रूप में परिपूर्णता को प्राप्त करता है। यद्यपि अरस्तु के सामने ही यूनान के नगर राज्यों को ध्वस्त करके फिलिप ने अपने साम्राज्य की स्थापना कर ली थी, किंतु नगर राज्य की वैचारिक दुनिया में विचरने वाला अरस्तु संभवतः इस परिवर्तन के महत्व को नहीं आंक सका। बाद में जन्म लेने वाले राष्ट्रीय राज्यों का स्वप्न वह नहीं देख सका। अतः उसने अपने समय के नगर राज्यों को ही राजनीतिक विकास का चरम लक्ष्य बनाया। राज्य का जैविक स्वरूप। अरस्तु अपनी लक्ष्य प्रधान मीमांसा के कारण यह प्रतिपादित करता है कि राज्य का स्वरूप जैविक है, अथवा दूसरे शब्दों में राज्य की प्रकृति एक सावयवी जीवधारी के समान है। प्रत्येक सावयवी जीव का विकास स्वाभाविक रूप से होता है। उसके कार्य उसके विभिन्न अंगों द्वारा किए जाते हैं। सावयवी के विभिन्न अंगों में कार्यों का वितरण होता है और वह उन कार्यों को करने के लिए शरीर पर आश्रित होते हैं। यदि शरीर का कोई अंग अनुपात से घट बढ़ जाता है तो परिणाम स्वरूप समस्त शरीर निर्बल हो जाता है। ठीक यही बातें राज्य पर भी लागू होती हैं। राज्य का भी स्वाभाविक रूप से विकास हुआ है। उसके समस्त कार्य उसके अंगों द्वारा किए जाते हैं। विभिन्न घटकों में कार्यों का वितरण होता है और ये समस्त घटक राज्य के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अपने अपने कार्य करते हैं। जिस तरह नाना प्रकार के अंगों से मिलकर सावयवी जीव का निर्माण होता है, उसी तरह राज्य का भी नाना प्रकार के अंगों से मिलकर बना हुआ एक सम्मिश्रण अथवा संपूर्ण है। जिस तरह समस्त अंगों का मानव और उनकी उपयोगिता उनकी जैविक एकता से है, उसी तरह व्यक्तियों और समुदायों का मूल्य और महत्व भी राज्य की संजीवनी शक्ति के कारण है। राज्य के विभिन्न घटक अपने अस्तित्व के लिए राज्य पर आश्रित हैं। राज्य के अभाव में उनका विनाश एक स्वाभाविकता है। राज्य के जैविक स्वरूप में इस प्रकार आस्था रखते हुए भी अरस्तु राज्य को पूरी तरह जीव नहीं बनाता। हीगल और उसके अनुयायियों की भांति वह राज्य को अति प्राणी भी स्वीकार नहीं करता। वह व्यक्ति को राज्य के पूर्णतः अधीन नहीं बताता। व्यक्ति से राज्य को केवल ऊपर मानते हुए वह कहता है कि राज्य के बिना व्यक्ति की कोई कल्पना संभव नहीं, क्योंकि राज्य ही में राज्य व्यक्तित्व का विकास संभव है। अरस्तु राज्य को केवल व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक बताता है। इसके अनुसार राज्य का अपना कोई स्वतंत्र उद्देश्य नहीं है। उसका उद्देश्य केवल नागरिकों का सुखवर्धन एवं नैतिक विकास ही है। इस तरह राज्य के स्वरूप को जैविक बताते हुए भी अरस्तु अराजकतावादी व्यक्तिवाद और निरंकुशवाद
दोनों के दोषों से मुक्त है। राज्य का आत्मनिर्भर। अरस्तु राज्य का आत्मनिर्भर होना। अरस्तु राज्य की एक बहुत बड़ी विशेषता यह बताता है कि वह आत्मनिर्भर इकाई है। वह अपने आचार शास्त्र में लिखता है कि आत्मनिर्भरता वह गुण है जिसके द्वारा स्वतः जीवन वांछनीय बन जाता है तथा उसमें कोई अभाव नहीं रह जाता। आत्मनिर्भरता से उसका तात्पर्य केवल रोटी कपड़ा और मकान की समस्या सुलझाने मात्र से नहीं। आत्मनिर्भर का अर्थ है कोई कमी न होना। राज्य में अरस्तु के अनुसार मनुष्य केवल अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की ही पूर्ति नहीं करता बल्कि सच्चा जीवन बिताता है। उसका शारीरिक, बौद्धिक एवं मानसिक विकास होता है। राज्य में मनुष्य सुखी एवं संपन्नता पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। नगर राज्य को आत्मनिर्भर कहने से अरस्तु का यही अभिप्राय है कि नगर उन समस्त स्थितियों और वातावरणों की पूर्ति करता है जो व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए आवश्यक हैं। इसलिए अरस्तु का कहना है कि राज्य की उत्पत्ति जीवन की आवश्यकता मात्र के कारण हुई, किंतु उसका सत्ता अच्छे जीवन की संप्राप्ति के लिए बनी हुई। अतः आत्मनिर्भर राज्य ही व्यक्ति का सर्वांगीण विकास कर सकता है। राज्य का एकत्व और बहुत्व। अरस्तु ने राज्य की एकता को कायम रखने के लिए प्लेटो के विपरीत सिद्धांत प्रस्तुत करता है। उसका सिद्धांत है कि राज्य नागरिकों की कुछ बातों का नियंत्रण एवं नियमन करे तथा अन्य कुछ बातों के लिए वह उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करे। वह राज्य की चरम एकता का पक्षपाती नहीं है। उसने राज्य में विभिन्नता में एकता का समर्थन किया है। उसकी दृष्टि में एकत्व ही राज्य का आदर्श स्वरूप नहीं है। यदि राज्य में प्लेटो के विचारों के अनुरूप एकता होगी तो वह राज्य नहीं रहेगा। अरस्तु के अनुसार वस्तुतः राज्य का स्वरूप बहुत्व में है। उसके मत में राज्य विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बनता है। यदि उसकी भिन्नता का अंत करके एकता स्थापित की जाएगी तो राज्य का प्राणांत हो जाएगा। अरस्तु अपनी विभिन्नता में एकता के विचार के पक्ष में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत करता है। राज्य एक समुदाय है। समुदाय में विभिन्न प्रकार के सदस्यों का होना अनिवार्य है। विभिन्नता में एकता से उच्च श्रेणी की सभ्यता का आभास होता है। यदि राज्य की एकता इस सीमा तक बढ़ाई जाए कि उसकी विभिन्नता समाप्त हो जाए तो राज्य एक बहुत ही निम्न श्रेणी का समुदाय हो जाएगा। राज्य वास्तव में एक सर्वोच्च समुदाय है और इसकी सर्वोच्चता तथा एकता तभी स्थिर रह सकती है जब विभिन्नता में एकता के सिद्धांत का पालन किया जाए। तो आज यहीं पर वीडियो को समाप्त करता हूँ, लेक्चर को समाप्त करता हूँ। यह टॉपिक बीए पॉलिटिकल साइंस, एमए पॉलिटिकल साइंस, आईएएस, पीसीएस, टीजीटी, पीजीटी तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जय हिंद, जय भारत।